बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपना अब नया चैप्टर एक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस का, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है वो है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स। और जो 3 स्टेट्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपके एनवायरनमेंट में आपको आसपास नज़र आ जाते हैं। गैस तो खैर नॉर्मली नज़र नहीं आती, फील हो जाती है, लेकिन लिक्विड और जो सॉलिड है वो आपको नॉर्मली आसपास देखने को मिल जाते हैं। कि आपके आसपास अगर दीवार है तो वो सॉलिड है, अगर पानी का गिलास है तो उसमें लिक्विड है, और आपको अगर पंखे से हवा फील हो रही है तो वो एयर है या गैस है। ठीक है। तो एक चौथी स्टेट भी है प्लाज्मा स्टेट। इसको लास्ट 10 या 20 ईयर से डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन वो अभी पूरे तरीके से उस पर काम नहीं हुआ है, और वो हमारे इस जो नॉर्मल लाइफ है उसका हिस्सा भी नहीं होती। ठीक है। हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो रिमेंबर दैट मैटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। सॉलिड की जो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरह होती है। कुछ मॉलिक्यूल इंतहाई करीब तरीन पैक्ड हालत में मौजूद होते हैं। जो लिक्विड है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी चेंज सूरत हाल रखते हैं। उनके दरमियान जो है वो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वो सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। गैसेस का तो फिर मॉलिक्यूल, अगर ये बैलून है तो इसके अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल देखे जाएं तो वो काफ़ी दूर फासले पर होते हैं। इन की थ्योरी को समझने के लिए या इसको समझने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अगर ये सॉलिड का कॉलम है, लिक्विड का और ये गैसेस का, तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम पहले डिस्कस करते हैं शेप। तो अगर हम शेप को डिस्कस करते हैं तो सॉलिड की जो शेप हमारे पास होती है, आप देखेंगे डेफिनाइट शेप में होता है। आपके आसपास जो सॉलिड चीज़ें होंगी उनको आज देखें, कल देखें, परसों देखें, साल के बाद देखें, वो अपनी शेप को तब्दील नहीं करते, तो डेफिनाइट शेप रखते हैं। लिक्विड अपना कोई डेफिनाइट शेप नहीं रखता। लिक्विड का जो कंटेनर होता है वो उसकी शेप होती है, उसी की शेप को इख्तियार कर लेता है। अगर पानी के गिलास में आप पानी डालेंगे तो गिलास की शेप, जग में डालेंगे तो जग की शेप, पानी की टंकी में होगा तो टंकी की शेप, जिस चीज़ में होगा वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, उसी में ढल जाएगा। गैस भी इसी तरह है। गैस का कंटेनर ही उसकी शेप को डिफाइन करता है। उसकी जो कंटेनर की शेप होती है वही गैस की शेप होती है। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम अगर देखा जाए प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनाइट है, वो अपने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ही रहता है। जो लिक्विड है ये हमारे पास जो है ये भी डेफिनाइट वॉल्यूम में रहता है। जितने वॉल्यूम में रखा हुआ होता है उसी में ही आपको नज़र आता है ज़्यादातर। लेकिन गैस की इनडेफिनाइट होती है हमारे पास। गैस अगर आप एक कंटेनर में परफ्यूम के कंटेनर में लेके बैठे हैं और उसको स्प्रे कर देते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो उसका वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं होता। डिफ्यूजन क्या है कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के अंदर फैल जाना। अगर आपने स्प्रे किया परफ्यूम की बोतल से तो उसके मॉलिक्यूल, जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, जो खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑर्डरलेस मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर फैल जाएंगे। ये जो फैलने का अमल है ये हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजन। तो अगर हम सॉलिड में देखें तो ये डिफ्यूजन बहुत कम होती है। सॉलिड जो है वो इतना ज़्यादा डिफ्यूज नहीं होता। लिक्विड में आप इंक एक पानी के कंटेनर में डाल दें तो वो स्लोली उसके अंदर पूरा इंक का ड्रॉप क्या करेगा, फैल जाएगा। वो जो फैलना है इंक के कलर वाले ड्रॉप का कलरलेस मॉलिक्यूल में, वो हमारे पास डिफ्यूजन है, और ये स्लो होती है लेकिन गैस में बहुत फास्ट होती है। आप रूम स्प्रे कर दें कमरे के अंदर, आप देखें विद इन अ सेकेंड पूरे कमरे के अंदर विद इन 2 और 4 सेकेंड वो खुशबू फैल जाएगी। तो हम कहते हैं गैस में, क्योंकि दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल के, तो नए मॉलिक्यूल आसानी से आके एडजस्ट करते हैं, और उनके मॉलिक्यूल की स्पीड भी बहुत होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए अरेंज और मैक्सिमम मॉलिक्यूल जल्द से जल्द उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। कंपैरिजन की बात करते हैं कंप्रेस होने की, तो अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करना चाहें तो सॉलिड जो है वो नियर टू जीरो, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी तकरीबन नियर टू जीरो है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ना होने के बराबर होता है। लिक्विड के अंदर में लिमिटेड होती है लेकिन होती है। अगर आप गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक दबाते हैं तो उसके अंदर ब्रेक ऑयल जो है वो अपना प्रेशर
जो आपका पाँव फुट जहाँ पे लग रहा होता है वहाँ से टायर के ब्रेक शू तक उसका प्रेशर अप्लाई करवाता है। इसका मतलब है इसमें जो है वो कंप्रेशन मामूली मकदार में मिल जाएगी। लेकिन गैस में हाई होती है। गैस में हाई होती है कि आप अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। जब गैस के मॉलिक्यूल को प्रेस किया जाता है तो वो अपना वॉल्यूम तेज़ी से कम करते हैं, दूसरे के मॉलिक्यूल करीब आना शुरू करते हैं। मूवमेंट या मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास सॉलिड की मूवमेंट है वो वाइब्रेशनल है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, जगह चेंज नहीं करते हैं। लिक्विड की अगर बात करते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट है। ट्रांसलेशनल मूवमेंट क्या होती है, एक दूसरे की जगह लेगा, दूसरा तीसरी की जगह लेगा, चौथा पांचवीं की जगह लेगा, पांचवा फिर पहली की जगह पे आ जाएगा। ये ट्रांसलेशन मूवमेंट कराती है। अपनी पोजिशंस वही रहती हैं, अपनी मॉलिक्यूल चेंज होते रहते हैं, तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट होती है। और गैस की रैंडम मूवमेंट क्या है, रैंडम मूवमेंट वो है कि आपके मॉलिक्यूल मूव करते हुए निकल जाएं और उनकी कोई बात और कोई पोजीशन डिफाइंड ना हो। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो सबसे कम होती है वो सॉलिड की होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर वेलोसिटी नहीं होती है, तकरीबन करीब होते हैं, वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। जो लिक्विड होती है उसकी दरमियानी होती है और गैसेस की हाई होती है हमारे पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखी जाए तो सॉलिड की सबसे हाई है, एक दूसरे के करीब पैक्ड होते हैं। लिक्विड दरमियानी है और गैस के अंदर तो ना होने के बराबर ही होती है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन नहीं होती। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। इस थ्योरी की वजह से हम गैस के मॉलिक्यूल्स वगैरह को ज़रा उनकी मूवमेंट को, मोशन को, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं। ये 19th सेंचुरी में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया गया और KMT से भी इसको जाना जाता है। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कुछ इस तरह होती है। H2O का मॉलिक्यूल शो हो रहा है कि बीच में जो O है वो ऑक्सीजन, रेड है वो ऑक्सीजन है, और साथ में जो दो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वो ग्रे कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन है इसके साथ मौजूद। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में बताती है कि आइडियल गैस किस तरह बिहेव करती है और उसके तहत हम किस तरह उसके लॉज को बना सकते हैं। तो आइडियल गैस क्या है, जिसे हम एज्यूम करें वो आइडियल गैस है, और जो बाकायदा एग्जिस्ट करती हैं इस कायम दुनिया में वो हमारे पास रियल गैसेज हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज जो हैं वो रियल गैसेज हैं। आइडियल गैस वो है जो हमारे बनाए हुए जो लॉज हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स एवोगाड्रो लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन लॉज को जो है वो फुलफिल करे या फिर ओबे करे तो हम उसको कहते हैं वो आइडियल गैस हमारे पास कहलाती है। और आइडियल गैस के लिए हमने कुछ एजम्पशंस काइनेटिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी की बना रही हैं। एजम्पशंस क्या हैं? पहली एजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं। गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। गैसेस के बहुत ज़्यादा नंबर में छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं दैट आर फार अपार्ट रिलेटिव टू देयर साइज, अपने साइज के एतबार से बहुत दूर होते हैं। मिसाल के तौर पर इनका साइज इतना छोटा होता है गैस के मॉलिक्यूल का कि वो साइज के एतबार से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे लिहाज से देखेंगे तो दरमियान में डिस्टेंस कम ही होगा, क्योंकि हमारा साइज ज़्यादा है तो हमें डिस्टेंस कम लगता है। हमारा एक कदम जो है वो चोटी के कई कदम के बराबर होता है, तो ये कह सकते हैं कि चोटी का तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, हमारे लिए नहीं है। इसीलिए साइज इतना छोटा होता है कि इसके मॉलिक्यूल का जो उसके दरमियान जो फासला होता है उससे कई ज़्यादा होता है, कई टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी। अगर ये गैस का कंटेनर है, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अभी एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, स्पेस जो है हमारे पास जो है वो खाली है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव करेगा बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और जो ये स्ट्रेट यहाँ तक मूव करेगा वो हमारे पास जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, जो स्ट्रेट मूवमेंट है वो मीन फ्री पाथ कहलाता है। जब टकराएगा अपनी पोजीशन, कंटेनर वॉल से टकराएगा या एक दूसरे से टकराएगा तो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जब पोजीशन चेंज करेगा फिर स्ट्रेट मूव करेगा, और जैसे कि ये मॉलिक्यूल है इसने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट मूव किया, यहाँ तक मीन फ्री पाथ है, और फिर यहाँ से जब यहाँ तक टकराएगा जाएगा तो ये भी मीन फ्री पाथ कहलाएगा। इनका कंटिन्यूस मोशन होता है, ये मुस्तकिल मूवमेंट नहीं रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं कि कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल एंड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ कंटेनर वॉल्स आर इलास्टिक। अगर आपस में भी टकराएं या फिर कंटेनर वॉल से भी टकराएं, तो जब भी आपस में टकराएंगे या कंटेनर वॉल से टकराएंगे तो टकराने के बाद इनका जो कोलिजन है इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिससे ना ही एनर्जी रिलीज हो ना ही एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो।
तो ये बता रहा है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी का ना लूज हो ना ही गेन हो, वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। ये मॉलिक्यूल जो घूम रहे हैं एक दूसरे से टकराएंगे या कंटेनर वहाँ से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी ना ही लूज करेंगे ना ही ये क्या करेंगे हमारे पास एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनका जो अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहती है वो सेम रहती है, वो तब्दील नहीं होती, ना लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं। गैस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस रैपिड एंड रैंडम मोशन, ये रैपिड और रैंडम मोशन करते रहते हैं, इनकी मूवमेंट इस तरह होती है कि ये इनका कोई एक दूसरे से ना अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना रिपल हो रहे होते हैं। इसी वजह से जो अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्जन भी नहीं है, तो एक दूसरे से ये दूर रहते हैं, इनके दरमियान कोई वो नहीं होता। ठीक है, दे देयरफॉर पॉजेज काइनेटिक एनर्जी विच इज एनर्जी ऑफ मोशन, जो कि एनर्जी ऑफ मोशन से भी कहलाती है। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और रिपल्जन फोर्स नहीं है बिटवीन देम, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होती। ठीक है, ना अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से ना ही एक दूसरे को क्या रेपल करते हैं, तो या इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इत्तेफाकी टकराते हैं तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को आप हटा दें, कांस्टेंट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल की रहेगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर रहेगी। ठीक है, और लेकिन अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेगा। बिहेवियर की अगर बात करें तो डिफ्यूजिबिलिटी को मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के अंदर क्या करना, स्प्रेड कर जाना। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को स्प्रे करते हैं तो आप देखें पूरे कमरे के अंदर खुशबू फैल जाती है। कमरे के मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डरलेस हैं, जो स्प्रे करने वाले मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स हैं, परफ्यूमरी मॉलिक्यूल्स हैं। तो परफ्यूमरी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके अंदर जो मिक्स हो जाते हैं वो हमारे पास कहलाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, जब जिस कंटेनर से आप या फिर जिस परफ्यूम बोतल से आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसकी जो हॉल से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, एडजस्ट जिस पार्टिकल निकल रहे होते हैं वो हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजन। मिसाल के तौर पर अगर ये कंटेनर है, इसके मॉलिक्यूल देखें, ब्लैक और वाइट वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे में क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, तो ये डिफ्यूज हुए हुए हैं। और अगर इस कंटेनर से इस कंटेनर में आकर ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ आके क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। और ये जो इस होल जो यहाँ पे पोर दिया हुआ है, इस पोर से होल से बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगी और बाहर जितने एरिया में हो रही है वो डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। इस डायग्राम को देख सकते हैं, रेड पार्टिकल्स हैं और ये हमारे पास जो है वो तकरीबन ये ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स हैं। ये जो रेड पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल के अंदर ये मिक्स हो जाना, ये डिफ्यूजन है। और इस होल से ये पार्टिकल्स का बाहर आना, इस होल से ये पार्टिकल का बाहर आना, ये हमारे पास क्या है, वो डिफ्यूजन है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते हैं कि इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है। तो जब हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये स्क्यूज कर जाते हैं और अपना साइज को रिड्यूस कर लेते हैं, वॉल्यूम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर आप इनको टेम्परेचर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एक दूसरे से टकराएंगे। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो फासले में चले जाएंगे और जब फासले में चले जाएंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये कंटेनर को देख लें आप कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद है, ये कंटेनर वॉल से भी टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और ये जो ऊपर वेरिएबल पिस्टन दिया हुआ है ये यहाँ पर मौजूद है। अब इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसका प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये प्रेशर जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जब ये आपस में जो दोबारा वापसी पर प्रेशर में अप्लाई करेंगे तो ये वापसी प्रेशर कम करने पर वापसी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी, मॉलिक्यूल करीब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से तो ये कंप्रेसिबिलिटी कराती है। ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इस डायग्राम से इस डायग्राम कंप्रेसिबिलिटी, इस डायग्राम से इस डायग्राम जा रहे हैं तो वो एक्सपेंडेशन या एक्सपेंडेबिलिटी कहलाता है हमारे पास। ठीक है, प्रेशर भी होता है, गैस का प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होता है। फोर्स प्रेशर क्या है हमारे पास कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, द फोर्स एक्सर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल, अगर हम गैस मॉलिक्यूल को देखें वो प्रेशर हम पे अप्लाई कर रहे हैं। हम जो दुनिया में रहते हैं, हम जगह कराची में रहते हैं तो ये हम सी लेवल के साथ ही रहते हैं, सी के लेवल पे ही रहते हैं। तो हमारे ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर जो हमारे पास मौजूद है
वो हम पे क्या कर रहा है, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो गैस का प्रेशर होता है, जो प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया के बाद में देख लेते हैं, अगर हम एट सी लेवल पे रहते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर अप्लाई होता है वो होता है 1 atm। अब इसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर। ये 1 atm में लिया जाए तो स्टैंडर्ड वही वैल्यू है। mm ऑफ मरकरी वो भी 1 atm के 760 mm ऑफ मरकरी वो भी क्या होता है, 1 atm के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये भी 1 atm के बराबर होता है। ये सब वैल्यू एक दूसरे के क्या है, बराबर है, बस इनकी यूनिट क्या है वो डिफरेंट है। तो यूनिट डिफरेंट ली गई है प्रेशर की, बाकी वैल्यूज अगर देखें तो एक दूसरे के क्या है वो इक्वल ही होती है। ठीक है, गैस लॉ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला गैस लॉ हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बात तो आप नॉर्मली घर पे भी देख सकते हैं। अगर आप अपना लगेज पैक कर रहे हैं तो लगेज पैक करते हुए अगर वो जिप नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, तो आप ऊपर से प्रेशर डालते हैं। जब प्रेशर डालते हैं तो आपका जो बॉक्स जिसमें आप कपड़े रखे होते हैं वो अपना वॉल्यूम कम करता है और आसानी से आप उसको जिप लगा देते हैं। ऐसा ही होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल भी इस तरह करते हैं, जब हम गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या करता है, स्विच कर जाता है, छोटा हो जाता, कम हो जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो अपना वॉल्यूम रिड्यूस कर लेते हैं। तो बॉयल्स ये कहता है कि जब भी प्रेशर बढ़ा जाएगा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। मैथमेटिकली इस चीज़ को देखते हैं कि वॉल्यूम जो है, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। और अगर ये p यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आगे थोड़ी यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो k इज इक्वल टू पी वी हो जाएगा हमारे पास। और अगर दो कंडीशन ले लेंगे, एक हम क्या है कि एक कंटेनर का प्रेशर P1 और उसका वॉल्यूम V1 है, और उसका प्रेशर बढ़ा दें P2 कर दें और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो K की वैल्यू दोनों कंडीशन में P1 V1 में भी K बराबर रहेगा और P2 V2 में भी K उसी के बराबर रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि एक कंडीशन में P1 V1 क्या होगा, वो भी K के बराबर, P2 V2 यानी कि इनिशियल कंडीशन में P1 V1 K के बराबर, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। और फाइनल कंडीशन में P2 V2 जो है वो K के बराबर, उसका भी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के K इज इक्वल है, तो उसका फार्मूला बन सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। तो ये बॉयल्स लॉ का एक फार्मूला है जिसे हम यूज़ करते हैं जब हमें यूज़ करना होता है, जब वॉल्यूम और प्रेशर का हमारे पास न्यूमेरिकल्स में जिक्र आता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ जो है इसको इस तरह भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर का प्रेशर जो है वो 1 atm है। अगर इस कंटेनर का प्रेशर 1 atm है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तकरीबन 1 लीटर के बराबर होगा। अगर प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर मज़ीद डबल करेंगे वॉल्यूम मज़ीद हाफ हो जाएगा। तो जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अब एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। तो याद रखिए, जब भी अब चीज़ बढ़ रही हो, चीज़ कम हो रही हो ग्राफ में एग्जैक्टली, तो उसका ग्राफ हमेशा एक कर्व की सूरत में आएगा। ठीक है, अब प्रेशर और वॉल्यूम का एक मरतबा और ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो 100 किलोपास्कल और वॉल्यूम जो है इसका 1 लीटर के बराबर है। अगर हम इसका प्रेशर क्या करते हैं, अगर इतना बराबर है तो हम कहते हैं कि ये तकरीबन इसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर के बराबर है और प्रेशर जो है वो तकरीबन 100 के करीब है। यहाँ पे एक प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट को लगा देते हैं। फिर हम कहते हैं प्रेशर हम कम कर देते हैं। प्रेशर कितना कर दिया, 50 प्रेशर कर दिया। 50 प्रेशर का मतलब वो प्रेशर यहाँ आ गया और वॉल्यूम कितना हो गया, वो 2 लीटर के करीब हो गया, यानी कि इसके करीब क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा, वो ये आ गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लगाते हैं और लगाते हैं कहाँ पर, कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, कितना कर दें, 200 के करीब कर दें। जब 200 के करीब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 0.5 के करीब आ जाएगा वॉल्यूम, 0.5 लीटर के करीब आ जाएगा, वो इसके करीब आ जाएगा और यहाँ कहीं आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह कर ड्रॉ होता है हमारे पास। अगर इस प्रेशर या वॉल्यूम हम 1 से डिवाइड करके लिखेंगे, यानी 1/वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे पास फिर जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ सिचुएशन स्ट्रेट लाइन की बनेगी। तो जब डायरेक्टली जब दोनों चीज़ें साथ बढ़ रही हो, कम हो रही हो, अब वॉल्यूम का लेटर हमने जो वॉल्यूम था
उसको 1/L यानी कि जो भी वैल्यूज है उनको डिवाइड करके लिख लिया, तो P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, अब डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि हम डिवाइड करके लिख लें, तो वो फिर हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें। इस तरह हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ की तरफ आते हैं। चार्ल्स लॉ हमारे पास एक दूसरा लॉ है गैस का, जो कहता है कि वॉल्यूम जब भी जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो ये आप एग्जाम्पल घर पे भी क्या कर सकते हैं, एक बलून लें, उसमें थोड़ी दरमियाने दर्जे की हवा भर के उसे आप देख लें, उसका वॉल्यूम नोटिस कर लें कितना होगा अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद जो है उसको आप फ्रिज में रखें। जब आप फ्रिज में रखेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15-20 मिनट के बाद बाहर निकालें, आप देखेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया अंदर गैस के मॉलिक्यूल का, इसलिए उन्होंने अपना वॉल्यूम कम कर लिया। फिर वापसी बाहर रखेंगे तो वो फिर दोबारा से मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, टकराव बढ़ेगा बलून के जो अंदर मौजूद है गैस मॉलिक्यूल, और टकराव बढ़ने के बाद एक दूसरे से जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस का, वही वॉल्यूम हो जाएगा वो बलून का जो पहले था। ठीक है, फिर अब उसको आप गर्म पानी में डाल थोड़ा डिप कर दें, आप देखेंगे कि अब उसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल और ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वॉल्यूम जो है वो साथ साथ बढ़ता है किस चीज़ के, टेम्परेचर के। तो ये आपस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का निशान हटा देंगे तो एक इज इक्वल टू के साथ कॉन्स्टेंट लगा देंगे, T वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड आके डिवाइड करेगा। वही दो कंडीशन, पहली कंडीशन में अगर हम कहें कि V1/T1 K के बराबर है, दूसरी कंडीशन में कहें कि V2/T1 जो है वो K के बराबर है, क्योंकि K एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और V2/T। ये एक और इक्वेशन होगा, ये भी हमें पुट करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रही है कि अगर प्रेशर हम यहाँ बढ़ा के रखते हैं तो वॉल्यूम कम रहेगा, यानी कि टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा। ये टेम्परेचर की बात कर सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, टेम्परेचर अगर एक प्रेशर है बढ़ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर बढ़ रहा है इसका भी और इसका भी, कांस्टेंट प्रेशर है, बोलते हैं टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। मॉलिक्यूल एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो अपना वॉल्यूम क्या करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टकराना जोर से शुरू कर देंगे, कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा, और यही प्रेशर जो है वो इस पिस्टन में बढ़ेगा। जब इस पिस्टन में बढ़ेगा तो ये पिस्टन मूव करके क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये भी एक डायग्राम हमारे पास दी गई है। Law visually. We can see that the relation ठीक है, अब आ जाते हैं इससे आगे हमारे पास प्लॉट ऑफ डायग्राम जो हमारे पास जो बनाई जाती है वर्सेस वेलोसिटी और टेम्परेचर के। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी और टेम्परेचर बनाए तो ये 0 सेंटीग्रेड है, ये -100 है, ये -200 है, ये +100 है, और +200 है, +300 है। जब भी हम किसी भी गैस का ग्राफ बनाएंगे तो जितना हम टेम्परेचर डाउन करते रहेंगे उसका वॉल्यूम उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर ये गिराते गिराते अगर हम 0 पे ले जाएं, -273 पे ले आए, तो ये -273 पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट 0 है, यहाँ पे गैस वैनिश हो जाएगी। तो ये जो -273 है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। और इस एब्सोल्यूट 0 से ही हमारा केल्विन स्केल शुरू होता है। तो ये -273 पे हम बोलते हैं स्टार्ट होता है 0 केल्विन, और इसके बाद जो है वो गैस के मॉलिक्यूल जिस तरह बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, उसकी मूवमेंट और उसके दरमियान वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो ये आपस में साथ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो डायग्राम मिलेगी वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ में। ठीक है, वो गॉल्ड्रो लॉ की तरफ चले जाते हैं।
एवोगाड्रो लॉ क्या है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि अगर आप किसी भी गैस के में किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बलून खरीदें और उस बलून में आप एक फूंक मारें। जब आप फूंक डालेंगे तो आप देखेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मजीद फूंक डालेंगे मजीद वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप ये जो फूंक इंटर कर रहे हैं इससे वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली आप फूंक की सूरत में एयर इंटर कर रहे हैं, एयर की सूरत में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटर कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एक खास मॉलिक्यूल की तादाद वो मोल कहलाती है। तो मोल और मॉलिक्यूल हम एक ही टर्म में इसलिए लेते हैं कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो मोल्स की तादाद भी साथ साथ क्या हो रही होगी? वो बढ़ रही होगी। ठीक है, जब मोल्स की तादाद बढ़ेगी तो आप देखें गैस का जो वॉल्यूम है, गुब्बारे का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप गैस के गुब्बारे से हवा को वापसी निकालेंगे तो जब वापसी निकालेंगे तो अब वो गैस के मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, यानी कि मोल नंबर ऑफ मोल कम होना शुरू हो जाएंगे इनसाइड, तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। पानी के गिलास में पानी डालें, आप थोड़ा पानी डालेंगे वॉल्यूम थोड़ा होगा पाया होगा, यानी कि थोड़े नंबर ऑफ मोल आपने पानी के ऐड किए थोड़ा वॉल्यूम होगा पाया होगा। आप मज़ीद पानी के मोल ऐड करेंगे मज़ीद होगा पाया जाएगा। तो जितने वॉल्यूम में जितना आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ क्या होगा? साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपस में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो V जो है हमारे पास जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, प्रोपोर्शनल को निशान को हटा दो तो हमारे पास इज इक्वल टू और K लग जाता है। ठीक है, और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास K बराबर हो गया किस चीज़ के? V1 अपॉन V और N के। जब V और N के बराबर होगा तो फॉर टू डिफरेंट सैंपल ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशन टू बी रिप्रेजेंट एज, इस तरह इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को इक्वलाइज कर लिया गया है, जो कि हमसे पहले बॉयल्स और चार्ल्स में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें V जो है वो जो नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल के बताया गया है, कांस्टेंट ऐड किया गया है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रहा है आपको कि यहाँ पर जो है वो एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना लेता है। अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। ये ज़्यादा वॉल्यूम को पाई करेंगे। नाइट्रोजन के जो वॉल्यूम है वो 2, A के वॉल्यूम है, इसका कम वॉल्यूम को पाई करेगा। और जो अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2। तो ये जो ज़्यादा वॉल्यूम है जब इसके साथ मिलेगा तो ये वॉल्यूम रिड्यूस ही करेगा, क्योंकि अब जो मोल की तादाद है वो क्या हो रही है? वो मॉलिक्यूल की तादाद वो कमी हो रही है। तो ये जो रिएक्टेंट है इसके 3 और 1 4 मॉलिक्यूल मिलकर कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसलिए जो इन दोनों का वॉल्यूम होगा उसके मुकाबले में इसका क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन में बताया बॉयल्स का आपने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, आपने चार्ज का पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT, और एवोगाड्रो पढ़ा V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N। तो हमारे पास V तीनों में कांस्टेंट है। आप देखें तो V को एक जगह लेते हैं, बाकी वैल्यूज को एक जगह ले लेते हैं। V को एक तरफ ले लिया और बाकी चीज़ों को यानी कि N, T और P को एक तरफ ले लिया। P को लेने के बाद हमारे पास जो है वो V जो है वो जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे? या R, जो NTP था ये ऐसे रखा रहा, कांस्टेंट की जगह हम R इस्तेमाल करेंगे। तो कांस्टेंट की जगह R इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गैस कांस्टेंट कहलाता है, इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू nRT, यानी P को जाके मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या बन जाएगा? RNT, इसको अरेंज कर लेंगे nRT कर लेंगे। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन में R कांस्टेंट मान लें, और क्योंकि हमने R कांस्टेंट रखा और N की वैल्यू रखे 1, ठीक है, तो 1 रखते हैं तो हमारे पास N की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 जब RT से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा, तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। T यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आगे क्या करेगा? डिवाइड, तो हम लिख सकते हैं PV डिवाइड बाय T। दो कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, पहली कंडीशन में P1 V1 और T1, और दूसरी कंडीशन में P2 V2 और T2 लेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। दोनों को अगर इक्वलाइज करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन दूसरी बन गई। पहली जनरल गैस इक्वेशन की बन गई थी PV इज इक्वल टू nRT, ये एक्सटेंडेड फॉर्म बन गई P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब
पी इज इक्वल टू एनआरटी पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ आर हमें चाहिए होगी। वैल्यू ऑफ आर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आर जो कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, आर किसके बराबर है, पी वी अपॉन एन टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से फॉर्मूला बन जाता है पी वी इज इक्वल टू एन टी। तो अब हम P की जगह P की वैल्यू रखते हैं 1 ATM। जब हम दो कंडीशन में अप्लाई करते हैं, एक है DM क्यूब में वॉल्यूम लेंगे और प्रेशर जो है वो हम ATM में लेंगे। ठीक है, तो प्रेशर हमने ATM में लिया 1 ATM, वॉल्यूम हमने 22.4 DM क्यूब जो स्टैंडर्ड होता है, नंबर ऑफ मोल 1, टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन। तो इस फॉर्मूले में जब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो पुट करने के बाद आंसर आता है 0.0821 DM क्यूब ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई हमारे पास वैल्यू ऑफ आर जो कि हमने कैलकुलेट की है। ये इस कंडीशन में होती है जब हमारे पास वॉल्यूम जो हो वो DM क्यूब में हो और प्रेशर जो हो वो ATM में हो। तो याद रखिएगा, तो ये वाली वैल्यू आर ये वाली आएगी। आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर आपने प्रेशर ATM में ही लेना है और वॉल्यूम आपने DM क्यूब में ही लेना है। तो इस वजह से आपको हमेशा वैल्यू जो पुट करनी है आर की वो ये वाली। तो ये आप याद रखिएगा, इसका हमारे पास जो यूनिट होती है वो ये होती है। दूसरी कंडीशन ये वाली, पहली कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली है कि आर को जो हम किसमें प्रेशर इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखते हैं और वॉल्यूम इसमें हम मीटर क्यूब में लेते हैं। जब वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में लें और प्रेशर हम किस में लें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लें, तो ये हमारे पास SI यूनिट में कैलकुलेट होगी वैल्यू। तो SI यूनिट में वही नंबर ऑफ मोल 1 रखेंगे, टेम्परेचर 273 केल्विन रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा R इज इक्वल टू 8.2143 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के साथ अगर न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास जूल आ गया। मीटर सिर्फ क्यों आया यहाँ पे, न्यूटन इसका आ गया, मीटर यहाँ पे -2 था और यहाँ पे 3 था, तो 3 में से -2 निकल कर 1 बच गया, तो न्यूटन मीटर हो गया। मोल नीचे था ऊपर आ गया मोल इनवर्स हो गया, केल्विन नीचे था ऊपर जाके केल्विन इनवर्स हो गया। तो ये हमारे पास जब न्यूटन मीटर आया तो न्यूटन मीटर की जगह में हम यूज़ कर सकते हैं जूल को। तो ये हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 8.3143 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दोनों तरीके से कैलकुलेशन आ सकती है एग्जाम में, लेकिन आपने वैल्यू न्यूमेरिकल्स में ये वाली ही रखनी होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ